देखिएगा आज मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इस प्रॉब्लम का नाम है टू फेज मेथड। अभी जो हमने बिगेन मेथड पढ़ा था, बिगेन मेथड में टू फेज मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, यानी कि जो क्वेश्चन आपने बिगेन मेथड के करे थे वही क्वेश्चन आपके टू फेज मेथड के हैं। यानी कि आप जब क्वेश्चन आता है तो आप टू फेज मेथड और बिगेन मेथड में से अपनी चॉइस से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट एग्जाम में लिखा हुआ आता है कौन सा मेथड अप्लाई करना है, बिगेन या टू फेज, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों मेथड का सीखना जरूरी है और दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए हमारे दोनों मेथड का आना जरूरी है। अब हमारे पास है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू तीन कंडीशन है हमारे पास, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स है। अब यहाँ देखिएगा इक्वेशन में लेस देन इक्वल है तो इसमें बेटा सरप्लस वेरिएबल स्लैक वेरिएबल आएगा। ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर आपका एक सरप्लस वेरिएबल आएगा प्लस एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ सरप्लस वेरिएबल आएगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। अब हमने सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल का इंट्रोडक्शन कर दिया है और हमने इन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब वहाँ क्या रूल था, जब हम वहाँ पर बिगेन मेथड पढ़ रहे थे तो बिगेन मेथड में जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते थे उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट माइनस का m लेते थे। अब देखिएगा यहाँ पर टू फेज मेथड इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है वो दो फेज में होता है। अब देखिएगा फेज फर्स्ट स्टार्ट होती है, फेज फर्स्ट की क्या क्वालिटी है, फेज फर्स्ट की क्वालिटी ये है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो a1 a2 लिए गए हैं उनकी कॉस्ट माइनस होगी और ध्यान से देखिएगा बाकी सारे वेरिएबल की कॉस्ट जीरो है। तो देखिएगा टू फेज मेथड में क्या खास बात होती है, टू फेज मेथड में सारे वेरिएबल की कॉस्ट जीरो ली जाती है और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है उस आर्टिफिशियल की कॉस्ट माइनस के 1 ली जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। अब देखिएगा सारे वेरिएबल की कॉस्ट जीरो है और यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट है माइनस का 1। अगर यहाँ पर आप ओरिजिनल कॉस्ट डाल देंगे और यहाँ माइनस का m डाल देंगे तो आपका बिगेन मेथड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ टू फेज मेथड के लिए फेज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, बस एक चेंज तो ये हो गया, जब यहाँ दो आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और a2 हैं, अब हम आउटगोइंग वेक्टर चुनेंगे। जब आउटगोइंग वेक्टर में आर्टिफिशियल दोनों हट जाएंगे, जब a1 और a2 आर्टिफिशियल वेक्टर हट जाएंगे तो हमारा फेज सेकंड स्टार्ट होगा, है ना। तो फेज सेकंड में बिल्कुल कॉस्ट वैसे की वैसी ली जाएगी जैसा अभी तक हम लेकर के चल रहे हैं। अब हम फेज फर्स्ट की टेबल पर विचार, अब हमारी ये टेबल आ गई है, टेबल है बेसिक वेरिएबल में दो ही वेरिएबल आते हैं, या तो स्लैक आता है या आर्टिफिशियल आता है। अब हमारा स्लैक, पहली इक्वेशन स्लैक वेरिएबल s1 आ गया है, दूसरी इक्वेशन से आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 आ गया है और तीसरी इक्वेशन से आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 आ गया है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट जीरो हो गई है और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट माइनस का 1 हो गई है, बाकी इक्वेशन ऐसे की ऐसे ही है। अब आप zj माइनस cj निकालते हैं, cj माइनस zj निकालते हैं तो वैल्यू आ जाती है 6 2 0 0 -1 0 और 1। अब हमें सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू चुननी होती है, पॉजिटिव वैल्यू है 6, तो मेरा इनकमिंग वेक्टर हो गया x1। अब मिनिमम रेशियो में हमें करना है xv अपॉन इनकमिंग वेक्टर x1 हो जाता है 8/1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे छोटी वैल्यू 1/2 है, ये मेरा आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर के सामने मेरा a1 है। अब a1 में जाकर के एरो बाहर को नहीं लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो गया, ये हमारा इनकमिंग की लाइन है, ये हमारी आउटगोइंग की लाइन है, दोनों हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 पर, दोनों 4 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया की एलिमेंट, ठीक है। अब की एलिमेंट हमारा 4 है। अब ध्यान रखना, जैसे बिगेन मेथड में आर्टिफिशियल वेरिएबल जब आउटगोइंग वेक्टर था तो ऐसे केस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम को हटा दिया करते थे, वही मेथड आपको यहाँ अटेम्प्ट करना है। a1 आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है, अब अगली वाली टेबल में आपको a1 नहीं दिखाई देगा, a1 को छोड़ करके टेबल बनाएंगे। अब आइडेंटिटी का कॉलम लेने के लिए यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बन जाता है, ये आपकी r2 न्यू हो जाएगी, फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे नई वाली r2 को तो यहाँ 0 बन जाएगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये ऑपरेशन यहाँ लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब ये दूसरी टेबल जो है हमारी तैयार हो गई है। दूसरी टेबल में हम दोबारा cj माइनस zj कैलकुलेट करते हैं। cj माइनस zj में वैल्यू देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव, दो जगह पॉजिटिव आया, 1/2 और 7/2, तो 7/2 सबसे बड़ा है। अब इनकमिंग वेक्टर आपका x2 हो जाएगा। अब यह 15/2 को 5/4 से डिवाइड करेगा, 6 बन जाता है। 1/2 को -1/4 से डिवाइड नहीं कर सकते,
चूंकि बताया गया है कि नेगेटिव से डिवाइड नहीं करना है तो यहाँ पर ब्लैंक बन जाता है। 3 को 7/2 से डिवाइड करते हैं तो 6/7 बन जाता है और 6/7 मेरा आउटगोइंग वेक्टर है। ठीक है, आउटगोइंग वेक्टर है, की एलिमेंट बना है मेरा 7/2। तीसरी वाली रो में मेरा की एलिमेंट 7/2 बना हुआ है और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 था, a1 देखिए हट चुका है, a1 की जगह x1 आ गया है। गलती से भी x1 के पुराने वाले पैसे मत डाल देना, ओरिजिनल पैसे नहीं डालने हैं। जब तक फेज फर्स्ट चल रही है तब तक पैसे जीरो लेंगे, तो x1 के पैसे जीरो हैं। अब हमारा इनकमिंग x2 हो जाता है, की एलिमेंट हो जाता है 7/2 और इसकी जगह आपको 1 बनाना होता है और इन दोनों जगह 0 बनाना होता है। इस वाली तीसरी वाली रो को 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। जब यहाँ पर 1 बन चुका होगा तो इसमें 5/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, 0 बन जाएगा। और फिर इसमें 1 बनने के बाद 1/4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो आपकी R1 और R2 जो है नए रूप में प्राप्त हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टेबल पर हम आते हैं। आप देखिएगा ये तीसरी टेबल हो गई है। तीसरी टेबल में अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपकी दूसरी टेबल बनी थी, जब आपकी सबसे पहली टेबल बनी थी तो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 बना था, आउटगोइंग वेक्टर बना था, a1 हट चुका था। अब दूसरी वाली जो टेबल बनी है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 आउटगोइंग बन चुका है। अब a1 भी हट चुका है, a2 भी हट चुका है। जब दोनों वेरिएबल हट जाते हैं तो फेज सेकंड स्टार्ट होता है। देखिएगा मैंने लिख दिया है ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल आर लीविंग द टेबल। नाउ इन नेक्स्ट टेबल वी कंसीडर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी तक जो फेज फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया गया था उसमें सारे वेरिएबल की जो कॉस्ट थी वो 0 थी बेटा। अब यहाँ पर आप ओरिजिनल वाला ऑब्जेक्टिव ले लीजिएगा, 2x1 - x2 + x3 + 0x1 + 0x2 + 0x3। ये टेबल बिल्कुल उसी तरह से बनी हुई है, बस एक चेंज करना है। अब जो फेज सेकंड स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ से फेज सेकंड स्टार्ट हो गया है, ये ध्यान रखना है। फेज सेकंड तभी स्टार्ट होता है जब फेज फर्स्ट में से दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाते हैं। अगर दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं हटते हैं और ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है फेज फर्स्ट में ही, तो वो इनफिजिबल सॉल्यूशन का केस हो जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर फेज फर्स्ट में आप हैं और आपकी ऑप्टिमिलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि Cj - Zj <= 0 को फॉलो कर देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, तो फेज सेकंड में आप नहीं जाएंगे, वहां पर आप इनफिजिबल सॉल्यूशन लिख देंगे, जैसे कि बीगम मेथड में चल रहा था। बीगम मेथड में और इस मेथड में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों में डिफरेंस इसी चीज का है, कॉस्ट का, बाकी सब ये सेम चलता रहता है। अब दोबारा हम Cj - Zj निकालते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव दो जगह बना है, 2/7 और 4/7। 4/7 हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाता है। अब हम 45/7 को 1/14 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 75 हो जाता है। 75 हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ मेरे से मिसप्रिंट हो गया है। 75 को जब 1/14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 90 आएगी। देखिएगा फोटो में, फोटो जो मैंने भेजे हैं उसमें भी यहाँ 75 लिखा हुआ है, ये करेक्शन कर लेना, ये डिवाइड गलत हो गया था मेरे से, तो ये 90 आ गया है। अब यहाँ 5/7 को -3/4 से डिवाइड आप कर नहीं सकते तो ब्लैंक छोड़ देते हैं। 6/7 को 1/7 से डिवाइड करते हैं तो ये 6 आता है। 6 हमारा हो जाता है आउटगोइंग वेक्टर। 6 हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। आउटगोइंग वेक्टर के सामने देखिएगा x2। अब x2 वाला कॉलम हमारा ये आउटगोइंग हो जाता है, ये भी फोटो में रह गया था। x2 हमारा आउटगोइंग वेक्टर है। अब हमारा की एलिमेंट है 1/7, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 बन जाएगा। फिर इस 1 को 14 से भाग करके इसमें से घटा दीजिएगा तो ये 0 बन जाएगा। और फिर 1 को 3/14 से मल्टीप्लाई करके इस R2 वाली रो में जोड़ दीजिएगा और आपकी नई टेबल में इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब इस नई टेबल के लिए देखिएगा, जब इस नई टेबल में आप आते हैं तो इस नई टेबल में दोबारा जब कैलकुलेशन करने जाते हैं, अब आपका जो वेरिएबल है वो देखिएगा S2 तो इनकमिंग है और आउटगोइंग x2 है। x2 हट चुका है, उसकी जगह सरप्लस वेरिएबल S2 आ चुका है जिसकी कॉस्ट है 0। अब दोबारा आप टेबल कैलकुलेट करते हैं। दोबारा टेबल में देखिएगा यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अब आपको मैक्सिमम चुनना होता है, अभी ऑप्टिमिलिटी सेटिस्फाई नहीं हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू 2 है। लेकिन कॉलम को देखिएगा, जब आप इनकमिंग वेक्टर x3 चुनते हैं तो मिनिमम रेशियो निकलता है xv/x3 का। 6 के अपॉन में माइनस आएगा, 2 के अपॉन में माइनस आएगा, 6 के अपॉन में माइनस आएगा। और आपको कहा गया है कि दो चीज से डिवाइड नहीं करना है, एक माइनस से डिवाइड नहीं करना है, एक 0 से डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ तीनों में ब्लैंक हो जाएगा। जब तीनों में ब्लैंक हो जाएगा तो आपको आगे जाने का रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो आपका पूरा कॉलम जो है निगेटिव हो चुका है। लेकिन डेल्टा 3 की जो वैल्यू है
वो पॉजिटिव है, यानी कि जो डेल्टा 3 है पॉजिटिव है, लेकिन पूरा कॉलम जो है वो निगेटिव हो गया है। अब आगे जाने का रास्ता आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में हमारा अनबाउंड सॉल्यूशन हो जाता है, जैसा कि पहले बिग एम में भी डिस्क्राइब किया गया था। तो जिस तरह से आपने बिग एम मेथड के क्वेश्चन करे हैं, उसी तरह से आप टू फेज मेथड के भी क्वेश्चन करिएगा, कुछ नहीं बदलेगा, बस वहाँ एक एम के साथ कॉस्ट चलती रहती थी, आर्टिफिशियल हटते रहते थे। यहाँ दो भागों में सवाल बढ़ जाएगा। पहले फेज में जो कॉस्ट होगी उसमें आर्टिफिशियल की कॉस्ट तो -1 लेनी है, ठीक है, और बाकी वेरिएबल की कॉस्ट लेनी है आपको 0। और फिर जब दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाएंगे तो फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और फेज सेकंड स्टार्ट होने के बाद आप जैसा चल रहे थे वैसा का वैसे ही चलते रहिएगा और अपने पुराने ही सॉल्यूशन आप प्राप्त कर लीजिएगा।